आपने हथौड़ा ग्रुप की कहानी, चड्डा ग्रुप की कहानी तो सुनी, लेकिन क्या आपने बुलेट प्रूफ जैकेट ग्रुप की कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये रियलिटी है। हथौड़ा ग्रुप की कहानी में हमने आपको बताया कि हथौड़ा ग्रुप का टारगेट एक गरीब आदमी था, एक गरीब खानदान था जो रेलवे स्टेशन पर और ब्रिज के नीचे लेटने वाले मजदूर इस ग्रुप का शिकार बन जाते थे। और चड्डा ग्रुप भी बहुत सी भयानक स्टोरीज अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ग्रुप की ये कहानी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगती, जहां आनन फानन एक अमीर तरीन आदमी मौत की भयानक नींद सो जाता है। यही नहीं, इस ग्रुप का नेटवर्क अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। ये सिर्फ एलीट और कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज, ऑफिसर्स, बॉसेस और हाईएस्ट सैलरीज पर काम करने वालों को टारगेट करता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लामाबाद के एक अमीर तरीन आदमी, वो तो अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। उसे क्या पता था कि आज उसी के फार्म हाउस पर, उसी के बच्चों के सामने, उसी की बीवी के सामने बेडरूम में घुसकर एक नहीं, दो नहीं, 5 आदमी AK-47 लेकर घुस जाते हैं। फायर मारकर ऐसे फरार होते हैं जैसे आंधी आई हो और सब कुछ उड़ा कर ले गई हो। ये स्टोरी क्या है? कौन थे जो फार्म हाउस में घुसे? अपने थे या पराए, या फिर किसी टारगेट किलर ग्रुप का हिस्सा थे? सब कुछ बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी शुरू होती है 31 मार्च 2026। इस्लामाबाद के एक मारूफ बिजनेस टाइकॉन आमिर अवान, जो कि टोयोटा मोटर्स के एक बड़े शोरूम के मालिक थे, अपने ही फार्म हाउस में बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। कत्ल कैसे हुआ डिटेल्स बताऊंगा, पहले ये सुन लें कि आमिर अवान कौन थे। दरअसल ये इंसिडेंट इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन, मारगला टाउन के करीब एक फार्म हाउस में पेश आया, जहां आमिर अवान अपनी फैमिली के साथ रहते थे। वो एक अरबपति बिजनेसमैन थे, जिनका न सिर्फ टोयोटा का कामयाब कारोबार था, बल्कि कई और बिजनेसेस भी उरूज पर थे। उनकी अहलिया आयशा अवान और 2 बेटे असद अवान और आर्यान अवान भी उनके साथ उसी फार्म हाउस में मौजूद थे। फैमिली के मुताबिक आमिर अवान ने पहले अपनी फैमिली को उस फार्म हाउस पर भेजा कि तुम जाओ वहां जाकर छुट्टियां सेलिब्रेट करो, मैं भी काम खत्म करके फौरन आ जाऊंगा। फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि आमिर अवान अपनी कारोबारी मसरूफियात में फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे। इस बार बेटों और अहलिया ने बार बार इसरार किया। प्लान तो ये था कि इस बार छुट्टियां मनाने नारान कागान जाना चाहिए, लेकिन आमिर अवान बस इस्लामाबाद में मौजूद फार्म हाउस पर ही जाने को तैयार हुए। जाहिर है वो सिर्फ यही कहते थे कि मेरी गैर मौजूदगी में कारोबार कौन देखेगा, रोज की मीटिंग्स कौन करेगा, ऑफिस के काम कौन देखेगा। बेटे तो अभी बहुत छोटे थे। खैर, फार्म हाउस की तैयारी शुरू हो गई। वादे के मुताबिक असद अवान, आर्यान अवान को अपनी मां के साथ शहजाद टाउन फार्म हाउस पर पहुंचना था। इससे पहले आमिर अवान ने फार्म हाउस इंचार्ज को फोन करके ये भी कंफर्म कर लिया कि सिक्योरिटी का खास इंतजाम कर ले, खाने पीने की सारी अशिया भी दस्तयाब होनी चाहिए, फार्म हाउस की सफाई सुथराई भी करवा ले। फार्म हाउस इंचार्ज भी काम पर लग गया, क्योंकि साहब कई अरसे बाद आज फार्म हाउस पर आ रहे थे, और वो भी फैमिली के साथ। फैमिली के फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद उसी रात आमिर अवान भी काम वगैरह से फ्री होकर फार्म हाउस पहुंच गए। यहाँ बच्चे पहले से अपने बाप का इंतजार कर रहे थे। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। फैमिली इकट्ठी बैठी थी, खाना खाया, हंसी मजाक किया और फिर बच्चे अपने कमरों में सोने चले गए, जबकि मियाँ बीवी अपने कमरे में आराम करने लगे। फार्म हाउस पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात थे, अरमान, दाऊद और कलीमुल्लाह। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे अचानक हालात ने खौफनाक रुख इख्तियार किया। 5 मुसल्लह अफराद जदीद असलहे के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए फार्म हाउस की उस साइड से दाखिल होते हैं जहां दीवार नहीं थी, सिर्फ स्टील की वायर लगी हुई थी। वो वायर को कटर प्लास से काट कर अंदर दाखिल होते हैं और सीधा गार्ड्स के कमरे में जाते हैं। वहां जाकर वो गार्ड्स को गन पॉइंट पर हाथ ऊपर करवाते हैं, उन्हें मोटी भारी रस्सियों से बांध देते हैं और एक आदमी को वहीं तैनात कर देते हैं ताकि कोई गार्ड रूम से बाहर ना निकल सके। उसके बाद बाकी हमलावर अपने असल हदफ की तरफ बढ़ते हैं, यानी आमिर अवान का बेडरूम। वो बेडरूम फार्म हाउस पर ही मौजूद बिल्डिंग में था। वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, जबकि 1 या 2 आदमी बाहर वहीं रुक जाते हैं
और दो आदमी बगैर किसी हिचकिचाहट के सीधा उसी कमरे में दाखिल होते हैं जहां आमिर अवान अपनी अहलिया के साथ सो रहे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, आमिर की आंख खुल जाती है। वो घबराकर पूछते हैं कौन है। डर और खौफ के इस माहौल में आमिर अवान अपनी और अपनी अहलिया की जान बचाने की खातिर रेजिस्ट करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। मुल्जिमान ये सोच कर आए थे कि आज आमिर को खत्म करके ही जाएंगे, किसी कीमत पर भी। और फिर वही हुआ। उसी लम्हे एक हमलावर उनके पेट में गोली मारता है, दूसरा उनकी टांग पर। कातिलों के जाने के बाद आयशा अवान चीखना शुरू करती हैं, अपने बच्चों को आवाज देती हैं। बच्चे अपने कमरे से बाहर आते हैं। खुशकिस्मती से बच्चे भी सेफ थे और फौरन पुलिस को कॉल करती हैं। पुलिस आ जाती है और आमिर अवान को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद ये केस इस्लामाबाद का एक बार फिर हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, टीमें तश्कील दी जाती हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस केस को हल करने का प्रेशर बढ़ जाता है। केस की एफआईआर जो कि आयशा अवान की मुद्दइयत में दर्ज होती है, 5 से 6 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की जाती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे डकैती का रंग दिया जाता है। हालांकि एफआईआर में ये तक नहीं लिखा जाता कि घर से क्या लूटा गया, कितनी रकम, कितने जेवरात या कोई कीमती सामान, कुछ नहीं। आमतौर पर डकैती की वारदात में सब कुछ डिटेल के साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये सामान बाद में पुलिस को मुल्जिमान से रिकवर भी तो करवाना होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे केस को डाउटफुल बना देता है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जाता है कि 4 से 5 अफराद अपने चेहरे ढांपे, हाथों में राइफल्स लिए बड़े सुकून से अंदर दाखिल हुए। ना कोई जल्दी, ना कोई घबराहट, जैसे उन्हें पूरा प्लान मालूम हो। अब यहाँ से कई सवालात जन्म लेते हैं। चलिए जरा इस केस का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले कातिलों को कैसे मालूम हुआ कि आमिर अवान किस कमरे में है? अगर ये डकैती थी तो कुछ लूटा क्यों नहीं गया? सिर्फ आमिर अवान को ही क्यों निशाना बनाया गया? उनकी बीवी को क्यों छोड़ दिया गया? और सबसे अहम, जो खातून ऐनी शाहिद थीं, उन्हें और उन बच्चों को भी जिंदा छोड़ दिया गया। आमिर अवान की अहलिया ने हमलावरों को देखा और वो इस केस की ऐनी शाहिद हैं। आमतौर पर डकैती जैसे केसेस में गवाहों को भी खत्म कर दिया जाता है ताकि कोई सुराग ना मिले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। 6 अफराद आए, आपस में यकीनन बात भी की होगी, एक दूसरे को नाम लेकर बुलाया होगा। ये सब चीजें केस को ट्रेस करने में मदद करती हैं, फिर भी उन्हें जिंदा छोड़ देना एक और बड़ा सवालिया निशान है। सिक्योरिटी सख्त क्यों नहीं की गई? गार्ड्स पर ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई जख्मी हुआ। बस डकैत आए, कार्रवाई की और ऐसे चले गए जैसे किसी की शादी में आए हो। और सबसे अहम बात, अगर वो डकैत थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहन कर आए थे? क्या वाकई ये वो ग्रुप था जिसे बुलेट प्रूफ जैकेट ग्रुप कहा जाता है, जिसे मंसूर खान ग्रुप कहा जाता है? आखिर इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनके टारगेट्स कौन होते हैं? कितने लोगों को ये पहले भी मौत की नींद सुला चुके हैं? ये रियलिटी है या झूठ पर मबनी कहानी? सब कुछ बताऊंगा। चलते हैं आगे। केस की संगीनी को देखते हुए आईजी इस्लामाबाद ने नोटिस लिया। 6 से 7 टीमें तश्कील दी गईं और यकीन दहानी करवाई गई कि मुल्जिमान जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे, हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए जाएंगे। और फिर 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि एक और खबर टीवी पर चलना शुरू हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने मारूफ बिजनेसमैन आमिर अवान कत्ल केस में 5 अफराद को हिरासत में लेकर असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने मकतूल की बीवी और सिक्योरिटी गार्ड के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफराद कत्ल में मुलव्वस हैं या नहीं, तहकीकात जारी हैं। वाक़ये के वक्त सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद गार्ड से भी तहकीकात जारी हैं। मुल्जिमान को हिरासत में लेने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। आईजी इस्लामाबाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक ही नाम दोहराते हैं। और फिर 4 सदा से ये जो मंसूर खान डकैत गैंग, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वारदात करता था, जो कि इस्लामाबाद और बैनुल सूबाई गैंग के तौर पे जाना जाता था, वो मंसूर खान जो है वो इसमें पकड़ा गया। दरअसल एक जराइम पेशा नेटवर्क है जिसकी बुनियाद 2019 में एक अफगान बाशिंदे अब्दुल्ला मंसूर ने रखी। शुरू में ये ग्रुप केपी के इलाकों में सरगर्म हुआ, जहां एक डकैती के दौरान मज़ाहमत पर एक बिजनेसमैन को कत्ल किया गया। यही वो वाकया था जिसके बाद पहली बार इस ग्रुप का नाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों में आया। उसके बाद इस ग्रुप में ज्यादातर अफगान बाशिंदे शामिल रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ दीगर जराइम पेशा नासिर भी इसका हिस्सा बनते गए और इसकी तादाद बढ़कर 25 से जायद अफराद तक जा पहुंची, जिन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप में कम से कम 4 अफराद शामिल होते थे।
इस ग्रुप को बुलेट प्रूफ जैकेट ग्रुप का नाम उस वक्त मिला जब एक वारदात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर कार्रवाई करते हैं ताकि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस की जानिब से फायरिंग हो तो वो महफूज रहें। यही तरीका बाद में उनकी पहचान बन गया। उनका तरीका वारदात इंतहाई मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल होता है। पहले अपने टारगेट यानी अमीर कारोबारी शख्सियात की मुकम्मल रैकी की जाती है। उनके घर, सिक्योरिटी सिस्टम, कमरों की तरतीब और रूटीन तक सब कुछ मालूम किया जाता है। फिर रात के वक्त जदीद असलहे के साथ अचानक अटैक किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू किया जाता है और सीधा टारगेट तक पहुंचकर ठीक उसी तरह जिस तरह आमिर अवान केस में हुआ वैसे ही मारा जाता है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पौष इलाके में डाकुओं ने फायरिंग करके मारूफ बिजनेसमैन आमिर अवान को कत्ल कर दिया है। अक्सर ये वारदातें केपी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिससे शक यकीन में बदल गया। ये वारदात किसी गैंग ने की है। पुलिस के मुताबिक इस केस में 5 मुल्जिमान को केपी के मुख्तलिफ इलाकों से छापे मार कर गिरफ्तार किया गया और यही वो 5 लोग थे जिन्होंने आमिर अवान को भी मारा था। इस ग्रुप में 2 अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक के कब्जे से सिक्योरिटी गार्ड से छीना गया मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ, जो इस केस का अहम सबूत बना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 17 टीमें तश्कील दी गईं, 93 अफराद से पूछगछ की गई और 31 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। उसके बाद मुल्जिमान की शिनाख्त अडियाला जेल में मुकम्मल की गई, जिसके बाद उन्हें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। पुलिस के मुताबिक अभी भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि इस वारदात में मज़ीद अफराद भी मुलव्विस हों, जबकि आमिर अवान की अहलिया और घरेलू मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जा चुके हैं। यूँ इस केस ने एक बात तो वाज़ेह कर दी कि ये कोई आम डकैती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म, पेशावर और ख़तरनाक गैंग की कार्रवाई थी। अगले मराहिल में मज़ीद कौन से राज बेनकाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक जुर्म बाकी है।